हेलो, वेलकम टू यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के आपके यूपीएससी के जो रेलेवेंट हमारे करंट अफेयर रहते हैं। इसमें हमने सिंपल सा प्रोसेस रखा है। यूपीएससी समाचार में 5 आपको प्री के रिगार्डिंग न्यूज मिलेंगी, एक आपको मेंस के हिसाब से एडिटोरियल मिलेगा और आपसे लाइव क्यूएनए पूछा जाएगा, जिनको आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। उन कमेंट्स को वी ट्राई टू चेक ऑन रेगुलर बेसिस, और उसमें से जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड वे में डेली आंसर्स करते हैं, उनको इस बार 7 तारीख को हम पिछले एक महीने के कमेंट्स को एनालाइज करेंगे, और जिन्होंने रेगुलर आंसर किया है उनको एकेडमी की तरफ से एक टी शर्ट गिफ्ट करी जाएगी। टी शर्ट रहेगी जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, एक कोट बेस्ड टी शर्ट, जिससे कि आपको लाइफ लेसन्स भी मिल सके और इंस्पिरेशन भी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम 2 और 3 तारीख के जो हमारे करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट अस सी नाउ। जैसे देखिए 2 तारीख को जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहली जो आपकी न्यूज आ रही है, इट इज अबाउट कोझिकोडे, जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर आईयूसीएन में जो हमारे यूएन का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क रहता है उसमें ऐड किया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट इज हमारा प्रोजेक्ट 75 जो आपका कंप्लीट हुआ है, तो अभी नया 76 हमारा आया है, उसके रिगार्डिंग भी हम इसमें चेक करेंगे। उसके अलावा पेज नंबर 7 पे न्यूज है, चाइनीज एक रॉकेट इंजन है जो मतलब लॉन्च के टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसकी एक न्यूज आई हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग 16th फाइनेंस कमीशन की हमारी न्यूज है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्री एंड मेंस बोथ एग्जामिनेशन। पेज नंबर 12 पे लोकेशन न्यूज में आपकी श्योक रिवर, इसके बारे में हम देखेंगे। आपसे लगातार रिवर्स जो हैं वो पूछी जाती हैं यूपीएससी प्री में, तो श्योक रिवर के पहले भी पूछी गई है श्योक। पेज नंबर 8 मेंस में हम एडिटोरियल देखेंगे अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, और अभी रिसेंटली ये एक कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। मैपिंग जो हमारा लास्ट सेक्शन रहता है, इसमें हम देखेंगे मेजर फिजिकल डिवीजन में आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, और आज ही हम इसी वीडियो के नेक्स्ट में जैसे 3 जून का देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे लक्षद्वीप। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहली जो न्यूज है, इट इज अबाउट यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसके बारे में न्यूज है कि कैसे उसमें अभी रिसेंटली कोझिकोडे को ऐड किया गया है। 16वां एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था बर्गा पोर्तुगल में, तो आपको ये लोकेशन भी याद रखना है कि 16 हुआ था, कहां हुआ था, बर्गा पोर्तुगल। अब इसमें ये होता क्या है और किस तरीके से इसमें चीजें रहती हैं, सबसे पहले हम कोझिकोडे के बारे में देख लेते हैं। ये केरला की एक सिटी है, हिस्टोरिकली इसको कैलिकट के नाम से भी जाना जाता था, और इसमें जो रूलर थे वो थे ज़ैमोरिन संथोरीज के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मिडेवल टाइम में ये ट्रेड करते थे स्पाइसेस को विद ज्यूज, अरब्स, चाइनीज, हर एक के साथ ट्रेड रहता था। यहाँ पे जो फेमस ट्रैवलर्स आपके आए हैं, दैट इज इब्न बतूता, वास्को डिगामा, और कोझिकोडे जो है वो फेमस है अपनी लाइब्रेरीज के लिए, पब्लिशर्स के लिए, और 2012 में इसको एक और टाइटल दिया गया था, सिटी ऑफ स्कल्पचर्स। अभी जून 23 को इसको सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा यूसीसीएन नेटवर्क रहता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसमें इससे पहले भी इंडिया की 6 सिटीज आपकी आ चुकी हैं। जैसे जयपुर को लिंक किया गया था इसमें 2015 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में, वाराणसी आपका म्यूजिक में था, चेन्नई म्यूजिक में था, मुंबई आपका फिल्म में था, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में, श्रीनगर आपका क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में इंक्लूड किया गया था। अभी हमारे 2 इंक्लूड करे गए हैं, सबसे पहला तो हमारा यही है, और नेक्स्ट जो आपका इसमें ऐड किया गया दैट इज ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक अगेन। अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपसे कई बार डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को सीसीएन जो है उसके बारे में बताइए। तो ये बेसिकली यूनेस्को का इनिशिएटिव 2004 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो भी क्रिएटिव सिटीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और उनकी पेयरिंग भी करी जाती है, आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं ताकि बेस्ट तरीके से चीजों को डेवलप किया जा सके, इनोवेशन को डेवलप किया जा सके। यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, दीज आर लिटरेचर है, म्यूजिक है, फिल्म है, डिजाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है, मीडिया आर्ट है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम इंप्रूव कर सके। नंबर 2, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है अलग अलग सिटीज की, उसको आपस में इंक्लूड किया जा सके। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में भी फोकस किया जा सके। करंटली अभी लगभग 350 सिटीज इसके मेंबर्स हैं। आपको एक रफ फिगर भी पता होना चाहिए, एग्जैक्ट क्योंकि चेंज होता रहता है, फिर भी क्योंकि कई बार यूपीएससी में डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है। एनुअल कॉन्फ्रेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहां पे हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है, रिसेंट एडिशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं। जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो चीजें इंक्लूड करी गई थी यूपीएससी में
2024 में 2 सवाल वहां से आए थे, तो ये भी आपके पोटेंशियल क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकते हैं। अभी हमारा है प्रोजेक्ट 75i, इसमें 43,000 यहां पे आपको दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। 75i है ये, देखो इसके अलावा अब यहाँ पे आई थिंक 76 इसमें टाइप हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। बेसिकली ये एक वारशिप डिजाइन ब्यूरो है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। आपको ये भी ध्यान में रखना है, डीजल एंड इलेक्ट्रिक सबमरीन का रहेगा। यहाँ पे 12 सबमरीन हम डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट 75 है फ्रांस के साथ हमने किया था, तो उसमें हमने और भी डेवलप करे थे। 75 आई, अब ये थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे प्लीज। 75 सबमरीन एंड 75 वन इंडिया, ये इसके प्रेडिसेसर हैं। यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एआईपी प्रोपल्शन जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। एआईपी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे इंडिजीनियस वेपन कंट्रोल में एक सिस्टम डेवलप किया है, प्लस लिथियम आयन बैटरीज को भी यूज किया गया है। जो प्रोजेक्ट 75 था उसमें प्रीवियसली आपकी 6 कलवेरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आपकी डेवलप करी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सेकंड इंडिजीनियस है। एआईपी मैंने आपको बता दिया है, ये एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा जो कि इंडिजीनियसली हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लो रेडिएटेड नॉइस लेवल्स रहेंगे, मॉडर्न सेंसर सिस्टम आपका लगाया गया है। और इसमें जो सिस्टम है उसमें आपका जैसे मिनिमम 45% हमें इंडिजिनियस कंटेंट रखना है और धीरे धीरे इसको इंप्रूव करना है 60%। यानी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं होता कि 100% आपका इंडिजिनियस कंटेंट रहता है। अब कोई भी चीज ऐसे इंडिया में डेवलप होगी तो यहाँ पे हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी काफी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही आत्मनिर्भर भारत के कंटेक्स्ट में। ये आप मेंस में इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। थर्ड जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट न्यूज हमारी है चाइनीज, यहाँ पे बीजिंग तियानबिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है जिसको स्पेस पायनियर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने फर्स्ट स्टेज तियानलोंग 3 रॉकेट को लॉन्च किया है गोंकी सेंट्रल चाइना से। बेसिकली ये भी एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसमें अप टू 10 टाइम्स आपका इसको रियूज किया जा सकता है। अभी क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट उसके अलावा जो स्पेस पायनियर चाइना का है वो इसी में ही काम कर रहा है। इंडिया में भी अब नई टेक्नोलॉजी चल रही है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के कंटेक्स्ट में, तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस रहनी चाहिए किस किस कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज है इट इज अबाउट फाइनेंस कमीशन। तो अभी तक हमारे 15 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं, 16th को अभी गठित किया गया है। तो आपको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में आपसे कई बार डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं किस टाइप की ये बॉडी है, और फाइनेंस कमीशन तो डायरेक्टली क्या है, क्या काम रहेंगे, कितने मेंबर्स हैं, वो आपसे पहले भी पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल है वो भी आपसे पहले पूछा गया है। तो देखिए ये बेसिकली फिस्कल हेल्थ और फंडिंग के लिए रहता है। इस आर्टिकल में स्पेशल फोकस रखा गया है अर्बन लोकल बॉडीज को लेके। देखिए जो हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के कंटेक्स्ट में बातें करी गई थी, और उसी में सब क्लोज ऐड किया गया था 283 बीबी एंड सी। तो उसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी उनके जो फाइनेंसेस हैं उनको देखने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी हमारे बनाए गए थे। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो सिटीज का रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन पे भी हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ फैक्ट्स आप अपनी फैक्ट शीट में ऐड करके रखेंगे। मैंने आपको बताया था आप फैक्ट एग्जांपल की अपनी एक सेपरेट शीट रखेंगे, तो फैक्ट वाली में जैसे इंडिया की अप्रोक्सीमेटली सिटी में पॉपुलेशन 35% है, बट वहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 66% आपको देखने को मिलता है। उसमें से 90% टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू से आता है, यानी जो सिटी है वो खुद ज्यादा अपने आप में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पुअर फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से सिटी की प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो रही है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी हमारा यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, और रैपिड अर्बनाइजेशन तो चल ही रहा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है कि इंडिया इज फेसिंग ट्विन प्रॉब्लम, एक है ओवर अर्बनाइजेशन, एक है आपका अंडर अर्बनाइजेशन। ओवर अर्बनाइजेशन उन सिटीज में हुआ है टायर 1 सिटीज जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अंडर अर्बनाइजेशन बाकी जगह पे देखने को मिलता है जहां पे पॉपुलेशन उतनी इंक्रीज नहीं हो पाई। अब इसमें भी अगर हम इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, तो वो सिर्फ 0.5% है जीडीपी का, जबकि डेवलपिंग नेशंस में जैसे कि साउथ अफ्रीका है, मैक्सिको, ब्राजील है, जो हमारे पैरेलल रहते हैं उनमें लगभग 2 से 5% है। तो ये भी हमें इंक्रीज करने की आवश्यकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जा सके।
अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है सेंसस के डाटा की। सेंसस का डाटा जब आपको मिलता है तो आपके पास डाटा आएगा, आप एक एविडेंस बेस्ड प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया में लगभग 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, उतने ही सेंसस टाउन्स हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 23,000 विलेजेस हैं जो कि एज अ अर्बन एरिया अभी हमारे पास है। अगर हम इसमें देखते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन में ऐसा बताया गया है कि जो 15th की गाइडिंग प्रिंसिपल थे उनको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल फोकस आप अर्बन गवर्नेंस एंड फाइनेंसेस पे करना चाहते हैं। तो वहां पे 9 गाइडिंग प्रिंसिपल थे, उनको आप रिविजिट करें। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पे आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में यही हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू अच्छा हो सकता है। सेकंड, स्टेट जीएसटी है, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। नंबर 3, अकाउंट्स आपको एक्यूरेट मेंटेन करने पड़ेंगे। नंबर 4, रिसोर्स एलोकेशन जो है वो भी आपको प्रिसाइज रखना पड़ेगा, ताकि बेस्ट से बेस्ट आउटकम हम इनसे निकाल सके। ऐसा ही एक रिपोर्ट है मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, उन्होंने भी इंडिया में यही कहा है कि आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। जब आप अपने आंसर को इस टाइप की रिपोर्ट से करते हैं, बैकअप करते हैं, तो आपका आंसर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कंक्लूजन इस टाइप के क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं कि हमें फिजिकल हेल्थ, इंटीग्रेटेड टैक्सेस और गवर्नमेंट की इफेक्टिव पॉलिसीज और रिसोर्स मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए हम रेगुलरली इंप्रूव कर सकते हैं और सिटी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टैटिक का कुछ पोर्शन देख लेते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन, नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नंबर 2, 280 आर्टिकल में ये बनाई गई थी। नंबर 3, अब यहाँ पे जैसे हर 5 साल में ये बनाई जाती है और इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। वैसे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिटरमाइन कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी मेंबर्स की, और उसी में हमारा फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 भी आपका बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव जो इसके बॉडी के हैं बेसिकली डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग है कि क्या हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होना चाहिए, क्या वर्टिकल डिवोल्यूशन होना चाहिए, तो उसी पे ये ज्यादातर फोकस करते हैं। और ग्रांट इन एड कितनी हम दे सकते हैं, स्पेशली अगर हम ग्रांट इन एड के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं तो हमारा आर्टिकल 275 इसमें फोकस करता है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हर स्टेट को कितनी ग्रांट दी जाती है। आजकल यूपीएससी में आपके आर्टिकल्स भी बहुत सारे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो आपको आर्टिकल्स पे जरूर फोकस रखना है। स्पेशली अब देखो आज वाले में से 275 आपको याद रखना है, 280 याद रखना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, अब आपका सवाल यहां से रहेगा, जैसे मैंने पॉलिटी की आपकी 6 आवर्स की पॉलिटी खल्लास वीडियो ली थी, उसमें से 80% क्वेश्चन आपके पॉलिटी के बन भी जाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं पॉलिटी के क्विक रिवीजन के लिए। वहां पे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कमीशन का जो मेन फंक्शन है दैट इज, उसकी ट्रिक रहेगी हमारी 1+4+4। एक चेयरमैन रहेगा, 4 मेंबर रहते हैं अलग अलग फील्ड से, और 4 इसके फंक्शन रहते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन जो आपके कमेंट में बताना है कि मेजर 4 फंक्शंस फाइनेंस कमीशन के क्या रहते हैं, प्लीज कमेंट। अगली हमारी जो न्यूज है इट इज अबाउट श्योक रिवर। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर करंट आई थी, तो 5 हमारे जो जवान है वो शहीद हो गए थे यहाँ पे, तो उनकी डेथ हो गई थी। अब हम देख लेते हैं कि जैसे जो श्योक रिवर है वो किस तरीके से रहेगी। ये मैप हमने यहाँ पे डाल रखा है, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बोचारचू ग्लेशियर है, तो बोचारचू ग्लेशियर से श्योक आपकी निकलती है, सॉरी इंडस निकलती है। इंडस यहां से निकल के इंडिया से पाकिस्तान में जाती है। अब यहां पे आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पता होना चाहिए। वैसे तो अगर हम नीचे से चलते हैं तो सबसे नीचे रहती है सतलुज, सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम, हमारा ऐसा चलता है सतलुज ब्यास रावी चिनाब झेलम। झेलम आपसे ऑलरेडी पूछा गया है कि वेंडरिंग करती है, श्रीनगर पे रहती है यूपीएससी में, और 2023 में भी पूछा गया था। अब यहां पे देखो सियाचिन जो ग्लेशियर है उसी का एक ग्लेशियर है, वहां से श्योक निकलती है। बोचारचू से आपके इंडस निकलती है, ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। नदन लद्दाख में ये रहती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए स्वात है, कुनार है, कुर्रम है, काबुल है, तोची, गुमाल, जोब, ये सारे याद रखने हैं। लेफ्ट बैंक में जंस्कार है, सुरू है, सोहन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका अगर हम कोर्स देखें तो देखिए ओरिजिन हो रही है यहाँ पे एक और सियाचिन के बगल में ग्लेशियर, मतलब उसी का एक्सटेंशन है रीमो ग्लेशियर। एग्जैक्टली अगर उसको देखें तो ये है जो लद्दाखी वर्ड से बनी है श्योक। श्योक का जो मीनिंग होता है दैट इज रिवर ऑफ डेथ रहेगा। ठीक है, ये फ्लो करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, पैंगोंग रेंज में ये जाती है, फिर नॉर्थ वेस्ट आएगी और अपने पाथ के पैरेलली चलती है। फिर ये एक नैरो गोर्ज से आती है चलुंका में, आफ्टर चलुंका नैरो गोर्ज में एंटर करती है
और इंडस को ज्वाइन करती है शकार्दू। शकार्दू पाकिस्तान में है। मोटा मोटा याद रखेंगे, लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, ये ध्यान रखेंगे, राइट बैंक है, ये पता है। टोटल लैंड लगभग 550 मीटर की मेंडरिंग करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसकी मेन जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दैट इज नुब्रा रिवर। तो यहाँ पे 3-4 हमने देख ली है और काफी डिटेल में देख लिया है। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फिर आज का जो हमारा मेंस का आर्टिकल है दैट इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये आर्टिकल है। यहाँ पे ज्यादा कुछ पर्सपेक्टिव से डिस्कशन नहीं है मेंस के पर्सपेक्टिव से, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं आराम से। इन्होंने जो बात करी है, देखो जैसे यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन आया था मेंस में, दैट इज, तो यहां से आपको मेंस का आइडिया लगेगा कि मोस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है दैट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो जो हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं आपको उसको एग्जामिन करना है इसको करने के लिए, और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा ही मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से एक ना एक सवाल हर बार आपका रहता है। तो इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आर्टिकल के हिसाब से बनाया है कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ रही है उसका इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी पे क्या रहेगा, स्टेबिलिटी पे क्या रहेगा, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे क्या रहेगा, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बेसिकली सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपका बहुत ज्यादा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं 7-8-9% ऑफ जीडीपी ग्रोथ की, बट क्या उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है? तो वैसा कुछ उतना देखने को नहीं मिल रहा। तो आप 8% पे हार्डली 4.2 से हम 3.1% ही आ पाए, तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो जैसे हम इंडिया में बात करते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी हमारे यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा चल रही है, ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस है, तो वहां से ज्यादा जॉब्स हमारी क्रिएट हो नहीं रही। इनइक्वालिटी भी इंडिया की बढ़ रही है। ऑक्सफैम रिपोर्ट है वो भी नए नए डाटा से लेके आती है। उसके अलावा भी जैसे 1% ऑफ द इंडिया, यहाँ पे आपको अलग अलग डाटाज मिलेंगे कि वो 40% ऑफ द वेल्थ कंट्रोल कर रही है, कहीं पे आपको 60% भी मिल जाएगा। वो अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा जैसे के शेप्ड इनइक्वालिटी इंडिया में कुछ जगह बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है और कुछ जगह डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है। तो हमारी ग्रोथ जो है अभी एक मेन चीज ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है इट इज जैसे मेन जो पुश करने का फैक्टर है वो है गवर्नमेंट का मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर से यहां पे हो सकता है कि उससे मेन इश्यू आ रहा है बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ उन्होंने डाटा लिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, बट हाँ हमें रेगुलरली कुछ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो हमारा ज्यादातर जो जॉब्स है 92% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सेम इंडस्ट्री और सर्विसेज में भी 73% आपकी जॉब है वो स्मॉल और मीडियम सेक्टर में ही आपकी आ रही हैं। तो आप इनको ज्यादा फॉर्मलाइज करें, फोकस करें ग्रोथ पे, तो वो ज्यादा आउटपुट आपका ला सकता है। अगर हम गवर्नमेंट और जो फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर है उसका देखें तो वहां से सिर्फ 27% जॉब ही हमारी आ रही है। तो हमें चाहिए कि एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हमारी आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम करें, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें और एक इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करें। इस टाइप से आप अपने किसी भी आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं जिसमें सारी बातों को आप कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेजर फिजिकल डिवीजन हमारा मैप सेक्शन में चल रहा है, उसमें हम देख लेते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसा कि आपको पता है इंडिया के राइट साइड में बे ऑफ बंगाल में आपके एसोसिएटेड है, नैरो चेन ऑफ आइलैंड है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये रहेगा। 639 डिग्री नॉर्थ से लेके 1434 डिग्री नॉर्थ में ये आपके एक्सटेंडेड रहते हैं। यहाँ पे आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल अलग अलग मिलते हैं, वो आपको सारे ध्यान रखने हैं क्या क्या है। अब देखो इसमें मेन जो आइलैंड्स है वो है वो अंडमान में आपके 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, मिडिल एंड लिटिल। निकोबार में 3 है, कार, लिटिल एंड ग्रेट। अब इंडिया का यहाँ पे जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये सवाल भी आपसे यूपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पे अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता आपका 10 डिग्री चैनल। 2014 यूपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्मेशन है आइलैंड्स का वो है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक इंटरेक्शंस, और वो हो रही है यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है हमारा, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रहेगा, ठीक है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन नीचे है, ये इंडियन प्लेट है, ये ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है, इनके बीच में इंटरेक्शन आपका चल रहा है।
कुछ चैनल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 10 डिग्री, ये किस किस के बीच में है? अंडमान एंड निकोबार के बीच में। ये सवाल पूछा जा चुका है। कोको चैनल, ये भी एग्जाम्स में बार बार आता रहता है। ये म्यांमार और अंडमान को सेपरेट करता है, ठीक है। म्यांमार के जो हमारी अराकन योरमा रेंजेस है उसी का एक्सटेंशन अंडमान में देखने को मिलता है, तो कोको चैनल भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रैंड चैनल, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। एक सवाल यूपीएससी में यह भी पूछा गया था कि अंडमान निकोबार से सबसे नियरेस्ट कौन सा आइलैंड है, तो आप कमेंट, नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सुमात्रा इंडोनेशिया ग्रैंड चैनल सेपरेट करता है। वोल्केनोज जो है उसमें दो आपके इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, बैरन एंड नारकोंडम। अब देखो बैरन आइलैंड ऑलरेडी यूपीएससी 2014 में फिर से पूछा गया था कि इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो, जबकि ये डोरमेंट है और रिसेंटली फटा था, तो उस टाइम पे इसको पूछा गया था। तो एक्टिव वोल्केनो इसको हम लेके चलते हैं, नारकोंडम डोरमेंट है, ठीक है। तो ये फट गया था इसलिए एक्टिव, हाँ ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये इंडिया का। फिर अभी रिसेंटली कुछ नाम भी चेंज करे गए थे, जैसे कि रोज आइलैंड है, उसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया था। नीला शहीद, डेथ के बाद नीले पड़ जाते हैं, तो इससे याद रखना है सुभाष चंद्र बोस को रोज लेके हमने किया था। हैवलॉक, लोक लगाया गया। स्वराज क्या होता है? आजादी, आजादी पे लोक लगा दिया, तो हैवलॉक का नाम किया गया आजादी। तो सबको इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक बेस आप याद रखेंगे। यहां पे अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो बिकॉज दे आर यूनियन टेरिटरीज और इसको एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ का जो हाईकोर्ट है दैट इज आपका कलकत्ता में रहेगा, अंडमान निकोबार की ऊपर की तरफ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर, ये कहां पे है? साउथ अंडमान में, नीचे की तरफ, ठीक है। 4 मेजर ट्राइब्स यहाँ पे है, पीवीटीजी के कंटेक्स्ट में बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। सबसे पहले है सेंटिनलीज ट्राइब, ये नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड में है, इनके मेंबर बहुत कम है, 50 से 100। यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि अमेरिकन एक क्रिश्चियन मिशनरी चाव गए थे 2018 में और इनको ट्राइब्स ने मार दिया था, तो इसलिए भी न्यूज में थी। 55,000 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, किसी भी आउटसाइड वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में नहीं है। ग्रेट अंडमानीज हैं, ये स्टेट आइलैंड में पाए जाते हैं। जरवाज हैं, साउथ और मिडिल अंडमान में पाए जाते हैं, ये भी सिर्फ 300-400 हैं। ओंगीज हैं, ये लिटिल अंडमान में पाई जाती हैं। उतना डायरेक्टली याद नहीं रखेंगे, नाम सिर्फ याद रखेंगे। और फिर निकोबार में आपके हैं शोम्पेन एंड निकोबारीज, यहाँ पे 6 मेजर ट्राइब है, एटलीस्ट 6 के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है 2 तारीख का। अभी हम देख लेते हैं 3 तारीख का। 3 तारीख में क्योंकि अभी अपन ने मैप ही किया है, तो सबसे पहले हम मैप का ही देख लेते हैं, मैप बेस्ड एक बार डिस्कशन रख लेते हैं 3 में। और मैप में सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं लक्षद्वीप, तो क्योंकि अंडमान हमने देखा है तो तुरंत लक्षद्वीप देख के अपने को याद रह जाएगा। उसके बाद हम न्यूज देख लेंगे। तो डिविजन्स में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आपको पता ही है वेस्ट साइड में रहेगा, ये सारे के सारे आइलैंड है, ये आपके लक्षद्वीप अरेबियन सी में मिलेंगे, ठीक है। 36 आइलैंड यहाँ पे हैं। 4 मेजर आइलैंड है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज अमिनी, कवरती, मिनिकॉय एंड अगाती आइलैंड। ये सारे के सारे कोरल आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप इज एक्सक्लूसिवली कोरल आइलैंड, बट एग्जाम में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि लार्जेस्ट जो कोरल आइलैंड है वो हमारे कहां पे मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अंडमान। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कमला। कमला क्या है? कमला को उल्टा कर दो, KMLA। अंडमान में सबसे ज्यादा आपके कोरल आइलैंड्स है, L फिर लक्षद्वीप में है, M मन्नार में है, फिर कच्छ में है। तो ये ट्रिक है सबसे ज्यादा कोरल आइलैंड्स की, ठीक है। तो ये है रीयूनियन, जो हमारा वल्केनिज्म हुआ उससे ये बने थे, अभी यहाँ पे कोरल डिपॉजिट्स आपके हो गए हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैनल है दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, 8 डिग्री एंड 9 डिग्री। 9 डिग्री तो यही है, ये मेनिकॉय जो आइलैंड है उसको लक्षद्वीप से सेपरेट करता है, और 8 डिग्री जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है नीचे की तरफ। पॉपुलेशन लगभग 70,000 के आसपास है, मेजोरिटी मुस्लिम है, जबकि मिनिकॉय में मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं। ये भी सारे शेड्यूल ट्राइब में मिलते हैं। यहाँ पे जो मेजर लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं दैट इज मलयालम। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो जुरिडिक्शन है वो है केरला हाई कोर्ट में। कवारती एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, जैसा कि हमारा अंडमान एंड निकोबार में भी था। शुरू में इनको अर्लियर देवर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स, अभी हम इनको लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं आफ्टर 1973। उसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट आइलैंड देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये ऑलरेडी पूछा गया है। आंध्रा, और आप आंध्रा में ये रहता है, बे ऑफ बंगाल में है, रहता क्या है मतलब है, पाया जाता है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है आपकी पुलिकट लेक। इसरो का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे है। नंबर 2 व्हीलर भी आपसे पूछा गया है, इसका सेकंड नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा में यह है, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। नंबर 3 पंबन, ये भी पूछा गया है, गल्फ ऑफ मन्नार में है।
इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे व्हाइट सैंड भी आपकी पाई जाती है। नंबर 4 मजूली आइलैंड। मजूली लार्जेस्ट रिवराइन डिस्ट्रिक्ट आइलैंड है, एनसीईआरटी में भी आपका काफी डिटेल में दे रखा है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे वेस्ट बंगाल सॉरी असम में ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है दीव। हाँ, यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखेंगे, असम के जो नियो वेस्टर्नाइट्स हैं वो इसको यहाँ पे वो पाए जाते हैं, ठीक है। दीव आइलैंड है, दमन एंड दीव। तो दमन और दीव में, दमन एक आइलैंड नहीं है, दीव आइलैंड है, काठियावाड़ के कोस्ट में ये पाया जाएगा। दीव फोर्ट भी आपका है जो कि पोर्तुगीज ने बनाया था, यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सागर आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में गंगा डेल्टा पे आपका पाया जाता है। एंड उसके अलावा अगला लास्ट हमारा फुमडी आइलैंड। फुमडी भी आपसे पहले पूछा गया है। फुमडी फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि तैरते हुए से लगते हैं। ये मणिपुर में है, लोकताक लेक में पाए जाते हैं। यहाँ पे शंघाई डियर भी पाया जाता है जो कि आपको बताना है कि किस कैटेगरी में है, आईयूसीएन की यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे केबल लमजाओ भी यूपीएससी में पूछा गया था। उसके अलावा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको आज के। तो मैंने ये डाला था हाईएस्ट पीक, आपको बताना है कि हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की, ईस्टर्न घाट्स की कौन सी है, वेस्टर्न घाट की कौन सी है, ईस्टर्न हिमालय की कौन सी है और वेस्टर्न हिमालय की कौन सी है। तो ये हमारा रहेगा। अब उसके अलावा 3 जून की हम न्यूज देख लेते हैं। तो हमारा 2 और 3 जून का यूपीएससी समाचार कंप्लीट हो जाएगा। 3 जून में सबसे पहले हमारी न्यूज जो है वो अबाउट वाटर हाइंथ को लेके है। केरला वेम्बनाड लेक जो है वो न्यूज में है। पेज नंबर 6 पे एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप हमने बनाया है, 5th जनरेशन। तो अभी रिसेंटली यूपीएससी 2024 में भी आपसे पूछा गया था 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो अभी तक हमने बनाया नहीं था, हम अभी बना ही रहे हैं। तो वहां पे नन ऑफ द अबव आंसर गया था, तो इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं। पेज नंबर 10 में रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी को लेके एक आर्टिकल है, उसको हम देखेंगे। पेज नंबर 11 आईआर में हम ईरान के बारे में देखेंगे कि ईरान में लिमिटेड डेमोक्रेसी है, तो उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम जानने की कोशिश करेंगे। लोकेशन न्यूज में हमारी मिन्नामी तोरिशिमा आइलैंड, ये जापान का एक आइलैंड है। जैसे जापान आइलैंड यूपीएससी में ऑलरेडी आपसे पूछे गए थे, जो हमारे 4 मेजर आइलैंड है, होकाकू, शिनकाकू, वो भी आपसे पूछा गया था। फिर हमारे एडिटोरियल में रहेगा एआई को लेके है कि कैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है बट हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, स्पेशली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे पहले, और मैपिंग का तो मैंने आपको करवा ही दिया है। अब स्टार्ट करते हैं वेम्बनाड से। देखो वेम्बनाड लेक जो है वो कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे वाटर हाइंथ पाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ भी यहाँ पे घूमने गया था, तो हमने देखा था कि मतलब वाटर हाइंथ बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे पाए जाते थे। ये हाउस बोट है, वहां की काफी फेमस है, और बैक वाटर्स में हाउस बोट से आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो वाटर हाइंथ बेसिकली जलकुंभी भी इसको हम बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है पोंटिडेरिया क्रेसिपिस, ठीक है। ये इंडिया में नहीं पाया जाता, साउथ अफ्रीका का नेटिव है। कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि नेटिव टू इंडिया, तो आपकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्पीशीज इंडिया की नेटिव हैं जो इंपॉर्टेंटली रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक तो ये वाटर प्यूरिफायर का भी काम करता है, हैवी मेटल्स को रिमूव कर देता है। एक सवाल यूपीएससी में पूछा गया था कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनका क्या काम फंक्शन रहता है, एज ए किडनी की तरह काम करता है। तो उसके रिगार्डिंग सिंगल लाइन क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। अब इसमें मेन इशू क्या है कि क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, बाहर से आई है, तो इसको खाने वाला कोई नहीं है। तो एक तो रैपिडली ग्रो करती है, ठीक है, सबसे पहले। सेकंड, यहाँ पे सनलाइट को नहीं आने देती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, दे डाई, डिकम्पोज। फिर डेथ की वजह से वहां पे डिकम्पोजिशन होता है, और जो लेक है वो भी जल्दी ही आपकी डेड हो जाती है, नाइट्रोजन लेवल आपके बढ़ जाते हैं। तो दीज आर द इश्यूज विद वाटर हाइंथ। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये केरला का मैप है, ये कोची है, इधर की तरफ रहेगा। कोची में भी ये हमारा है। तो ये वेम्बनाड लेक है, पूरी बड़ी की बड़ी, ठीक है, लंबी, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट लेक है केरला की, लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। वेम्बनाड कयल के नाम से भी जाना जाता है, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा लेक के नाम से भी जाना जाता है, कोची लेक, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। 4 रिवर्स यहाँ पे आपकी आती हैं, चारों याद रखेंगे। मीनाचिल है, अचन कोविल है, पंपा है, मणिमाला है। अब जैसे आपसे लेक्स में 2023 में यूपीएससी में पूछा गया था कि जो हमारी चिल्का और वो पूछी गई थी कि उसमें कौन सी डायरेक्टली कृष्णा आती है, गोदावरी आती है, वो आपसे सवाल पूछा गया था। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखनी पड़ती है रिवर्स भी, और ये भी अरेबियन सी में है, नैरो बैरियर से ये ओपन करती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी आपकी होती है, जिसको वल्लम कल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त में ये रहती है, अभी आने वाली है। 2002 में इसको वेटलैंड
इंटरनेशनल के थ्रू, रामसर जो हमारा वेटलैंड का रहता है उसमें ऐड भी किया गया था। अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कौन से ईयर में आपका आया था, साइन किया गया था, स्टार्ट हुआ था? नंबर 2, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड यूपीएससी 2014 में भी आपसे सवाल पूछा गया था। एक और बर्ड सेंचुरी यहां पे आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम है कुमराकोम बर्ड सेंचुरी। ओके, ये सारे अल्लपूजा भी याद रखेंगे, कोची अल्लपूजा। ठीक है। साइंस एंड टेक में नेक्स्ट न्यूज हमारी है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो प्लान कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को लेके आने का इन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के लिए। तो अभी तक हमने बनाया नहीं है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 तक का हमने इसमें टारगेट रखा है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पेलोड कैपेसिटी इसकी रहेगी 1500 किलोग्राम की, और एक्सटर्नल पेलोड रहेगा 5500 किलोग्राम का। 6500 किलोग्राम का रहेगा इसका इंटरनल फ्यूल के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसको डेवलप कौन कर रहा है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 5th जनरेशन जो आपके जेट्स हैं, एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ये अच्छे रहते हैं। ठीक है, ग्राउंड अटैक भी ये कर सकते हैं। नंबर 2, प्लेन सरफेस में अच्छे से चलेंगे। यहां पे एक तो एग्जॉस्ट नोजल होती हैं, स्पेशली डिजाइंड होती है इनकी। फिर इनके पास एक अपना स्पेशल रडार भी होता है जो खुद के रडार को भी आपका डिटेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो रशिया का सुखोई आपने सुना होगा, तो वो इसमें है। रैप्टर, F-22 रैप्टर भी इसका काफी फेमस एग्जाम्पल है, ये दो ध्यान रख सकते हैं। अगली न्यूज हमारी साइंस एंड टेक में हम कह सकते हैं कि रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेके है। तो ये मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से कुछ फैक्ट निकलेंगे हमारे मोबाइल कनेक्टिविटी को लेके, क्योंकि इंडिया में हम बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइड स्पेशली रूरल एंड अर्बन एरिया में काफी ज्यादा है, तो उसको हमें फुल अप करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पे IEEE 2061 2024 नए स्टैंडर्ड्स हमारे आए हैं। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि किस किस एरिया में कितना कितना आपका ब्रॉडबैंड की एक्सेस बढ़ी है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जैसे आपके अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, 1G 2G 5G, तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं हमारे। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। अब कोई भी सेलुलर अगर नेटवर्क होता है तो उसको हम मेजरली 2 सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, AN एक्सेस नेटवर्क एंड CN कोर नेटवर्क। एन में बेसिकली जो आपका होता है बेस स्टेशन रहता है, ठीक है, जो कि वायरलेस कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराता है, दैट्स इट। कोर में होता है जो कनेक्ट करता है डायरेक्टली, जैसे आपने फाइबर नेटवर्क कनेक्ट किया बेस स्टेशन से, तो वो जो कोर नेटवर्क है वो फाइबर के थ्रू जाएगा आपका। ठीक है, अब इंडिया में अगर हम देखें तो ट्राई ने इसके बारे में बताया कि अर्बन में लगभग जो हमारी डेंसिटी है कनेक्टिविटी की है वो 127%, रूरल में सिर्फ 58%। तो आप देख सकते हैं गैप अप्रोक्सीमेटली 80% का गैप यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इसको हमें फिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। आज के टाइम पे आप देख लीजिए, हेल्थ है, एजुकेशन है, अदर सर्विसेज हैं, तो वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ही हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया हमारे बैकवर्ड होते जा रहे हैं, इसी वजह से उतना नहीं करा पा रहे। ठीक है, मेन कारण क्या है इसमें कम होने का? नंबर 1, जो इनकम है रूरल एरिया में वो भी हमारी काफी कम है। नंबर 2, अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, तो उतनी डिमांड भी यहां से जनरेट नहीं हो पाती। नंबर 3, कई बार डिस्टेंट विलेजेस भी रहते हैं, जैसे हिमालयन रीजन में आप मान लो। ठीक है, तो ये मेजर कारण है कम कनेक्टिविटी होने के। नाउ देखो, अब जिस IEEE की जो हम बात कर रहे थे, ये IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और यही डिफाइन करता है कि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो कितना रहेगा। इसमें इसको इंक्रीज करने के लिए सरकार जो है एक प्रोजेक्ट लेके आई थी, दैट इज भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम आपसे पूछी जाती है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नेटवर्क था, जिसमें हम 2.5 लाख जो हमारी ग्राम पंचायत है उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना चाह रहे थे। इसको एग्जीक्यूट करने वाला था BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि एक PSU है, स्पेशल पर्पज ऑर्गेनाइजेशन है टेलीकॉम मिनिस्ट्री में। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के अंदर। 2.5 लाख को बोला गया था, और यहाँ पे जो हमारा फैक्ट है कि 100 Mbps स्पीड हम प्रोवाइड कराएंगे भारत नेट के अंदर। बट अभी तक अगर हम देखें तो इसकी डेडलाइन 2021 तक की थी, वो हमने मिस कर दी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाईफाई की हम देना चाहते थे, 1.94 लाख विलेजेस में हमने अभी कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग नंबर। मेन कारण जो इफेक्टिविटी का रहा है वो कोविड-19 भी हम कह सकते हैं।
लॉकडाउन जो उस टाइम पे लगा, तो उसकी वजह से काफी नुकसान हमें देखने को मिला। ठीक है, अगली न्यूज हमारी ईरान को लेके है। जैसा कि यहाँ पे क्या है कि एक इबरात म्यूजियम है तेहरान का, इसको कन्वर्ट किया गया है। तो पहले ये एक टॉर्चर सेंटर होता था स्वाक का, तो उस टाइम पे जो शाह रजीम थी, तो उसका लास्ट जो ऑपरेशन वगैरह रहते थे वो यहीं पे आपके किए जाते थे। पहले ये एक मोनार्कल रूल में रहता था, फिर बाद में अभी हम कह सकते हैं कि क्लैरिकल गवर्नेंस है पोस्ट 1979। 1979 में काफी फेमस इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है ईरान में, उसके बाद जो गवर्नेंस है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो आप लोकेशन वाइज दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखेंगे, म्यूजियम वाली भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इबरात म्यूजियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। श्वाक का हेडक्वार्टर था। श्वाक क्या थी? शाह की सीक्रेट पुलिस थी जो बेसिकली लोगों को टॉर्चर करती थी। 1930 में जर्मन इंजीनियर्स ने इसको बनाया था। 2002 में इसके म्यूजियम बना दिया गया, अब लोग आके वहां पे इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखो, ट्रांजिशन तो हो गया है मोनार्की से, अब वोटिंग भी होने लग गई है, बट अगर आप देखेंगे तो वोटर टर्नआउट यहाँ पे बहुत ही कम रहता है, लगभग 40% रहा था 2021 में जब हुआ। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर हम ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देखें तो यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी रहती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, और कुछ अनइलेक्टेड बॉडी रहती है जैसे कि क्लर्गी। क्लर्गी ही मेनली यहाँ पे कंट्रोल करते हैं ईरान में, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक इनका यहाँ पे सुप्रीम लीडर रहते हैं जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी रखते हैं पॉलिटिकल मैटर्स में भी और स्पिरिचुअल मैटर्स में भी, और इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती, तो एक बार अपॉइंट हो गए तो हमेशा के लिए रहता है और उसी हिसाब से रहता है। फिर नेक्स्ट एक गार्जियन काउंसिल होती है जो कि मेनली कैंडिडेट्स को वेट करती है जो आपके इलेक्शन में खड़े होते हैं। सेम प्रोसेस आपका चाइना में भी फॉलो किया जाता है कि भाई कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंटली नहीं खड़े हो सकते, उनकी वेटिंग करी जाती है। मेन अभी क्या है कि ईरान में काफी इश्यूज चल रहे हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं, तो इसलिए ईरान आपका बार बार न्यूज में रहता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ईरान वाई इन न्यूज, यूपीएससी काफी फेमसली पूछता है इस टाइप के टॉपिक्स को। अगला अगर हम देखें तो लोकेशन न्यूज में हमारा है आपका मिन्नामी तोरिशिमा आइलैंड। देखो, अब ये है आपका चाइना, ठीक है, चाइना में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कोरिया है, ये हमारा है जापान, ये टोक्यो है, ये इधर है आपका जापान सी, ठीक है, और ये है पैसिफिक ओशन। बाकी सारे के सारे आइलैंड जो जापान के हैं वो जापान सी, ईस्ट चाइना सी और इधर हैं, जैसे कि शिनकाकू, ओकिनावा, इशिगाकी, ठीक है, ये सारे आइलैंड है। और यहाँ पे है मिन्नामी तोरिशामा आइलैंड, पैसिफिक। पैसिफिक में अकेला आइलैंड है जापान का, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी है, कोरल आइलैंड है, ठीक है, इसलिए बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा एडिटोरियल है अबाउट ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड लिबरलिज्म एंड डार्क टाइम्स। देखो, अब इसमें ये गवर्नेंस का रहेगा। 2023 में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एआई, हाउ डज एआई हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन द हेल्थ केयर। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे हेल्थ केयर, डायग्नोसिस एंड दिस, तो उसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें हमने रखा है कि लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हैं स्पेशली जनरेटिव एआई में इन कंटेम्परेरी सोसाइटी, और जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है वो कैसे इसको सेफगार्ड करने के लिए, यूजर के राइट को सेफगार्ड करने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखो जनरेटिव एआई आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, आपको एक कमांड देते हैं, उस हिसाब से आपको कंटेंट जो है वो क्रिएट होके मिल जाता है। आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप ऑडियोस क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। तो अब इसमें मेजर जो चैलेंज है दैट इज अबाउट प्राइवेसी का एंड कॉपीराइट का। मान लो मैंने कोई कंटेंट क्रिएट किया, उसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंटेंट यूज करके किया जाता है, बट हर टाइम एक नया कंटेंट क्रिएट होता है, इतने सारे लोग कंटेंट क्रिएट, उसमें यूनिकनेस क्या रहेगी, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही रेगुलेटरी गैप्स हैं, अनसर्टेनिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता है कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, स्पेशली सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में। क्या जैसे फेसबुक है, टेलीग्राम, सॉरी ट्विटर है, उस टाइप की सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लो गूगल है, ये है, तो इसमें मेन इशू ही है कि जनरेटिव एआई में हर बार नई चीज जनरेट होती है, इमेज, टेक्स्ट, म्यूजिक, वीडियोस, और उसमें डायरेक्टली वैसा नहीं है कि जैसे गूगल में आपने सर्च किया तो आपको 10 लिंक मिले और 10 लिंक आपको अलग थर्ड पार्टी पे डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है और वो भी यूनिक, तो इसलिए कई बार डायरेक्टली इसको यूज किया जाता है।
असाइनमेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स आजकल इससे बन रहे हैं। यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी श्रेयस सिंगल केस में, बेसिकली टू सेफ हार्बर एंड लाइबिलिटी फिक्सेशन। उसमें सेक्शन था सेक्शन 79। तो उसमें यही कहा गया था कि अगर कोई भी इंटरमीडियरी आपका कोई कंटेंट होस्ट कर रही है तो उसको सेफ हार्बर मिलेगा, उस कंटेंट के लिए वो लायबल नहीं है। तो ऐसा इस केस में अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कंटेंट को होस्ट नहीं कर रहे, ये मिला के एक नया कंटेंट आपको जनरेट करके दे रहे हैं, जनरेटिव है। ऐसा ही श्रेयस सिंगल केस में एक और हमारा आर्टिकल सेक्शन था इसका, सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट, उसको अबॉलिश भी किया गया था। वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि एआई टूल जो है उसमें नई चीजें जनरेट होती हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देते हो, नई चीजें बनती हैं। इसी में 2018 में भी हमारा एक केस आता है, क्रिश्चियन लोबुस्टिन सास वर्सेस नकुल बजाज एंड अदर केस। तो उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट यही कहता है कि जो सेफ हार्बर है वो पैसिव इंटरमीडियरीज के लिए अप्लाई होता है। पैसिव मतलब जो खुद एक्टिव कंटेंट जनरेट नहीं करते, जबकि जनरेटिव एआई में क्या है कि यू आर जनरेटिंग द कंटेंट एक्टिवली। तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एलएलएम मॉडल्स में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने भी यही कहा था कि मतलब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि कैसे हम इसको अप्लाई करें, और हमें जो अपने नए एक्ट हैं उसमें भी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इवन जो चैट जीपीटी की टर्म्स ऑफ यूज हैं उसमें भी जो लायबिलिटी है वो यूजर पे ही डाली गई है कि आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे कुछ भी रहेगा तो, आपको ही देखना है उसकी ओरिजिनलिटी। ऐसे ही केएस पुट्टस्वामी जजमेंट है, उसमें भी एक चीज और आती है, क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में डाला गया। तो ये सवाल भी वैसे यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बट पॉइंट ये है कि प्राइवेसी में अब मैंने जो इतना सारा डाटा दिया वो भी तो जनरेटिव एआई में गया। अब उस डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते, जबकि जो हमारी रिसेंटली 2023 डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें आपके पास राइट टू इरेजर है, राइट टू बी फॉरगेटन है। यानी मेरा कोई डाटा है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, फॉरगेट करना चाहता हूं, तो वो मैं कर सकता हूं। बट दैट इज नॉट हैपनिंग विद द जनरेटिव एआई, क्योंकि आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। वो अब बन गया है क्योंकि नया कंटेंट हर बार बन जाता है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना। नाउ पोटेंशियल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कि लाइसेंस वगैरह आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स है, सारी चीजों को दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिवली वी नीड टू रीइवैल्यूएट कि कैसे इसको डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डाला जा सकता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है जो कि लीगल ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल डिवीजन हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो आज के आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हो गए हैं। एंड आप आंसर्स को कमेंट करें, और इस बार 7 तारीख को वी विल बी अनाउंसिंग जो पिछले एक महीने में डिसिप्लिन्ड वे से कमेंट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आपका गिफ्ट करेंगे टी शर्ट्स लाइक दिस। येलो कलर एंड व्हाइट कलर में हमने टी शर्ट बनवाई है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कल से राउडी बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 6 o'clock, और टीक्यू डेली भी आपका स्टार्ट हो रहा है, टेलीग्राम क्विज डेली, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।